जय हिंद। मैं आपके बीच एक बार फिर से कुछ बातों के साथ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्मी का एग्ज़ाम रुका पड़ा है। सरकार ने एक नई स्कीम बीच में लाई है। छात्र काफ़ी परेशान हैं। सरकार ने अपना जो भी क्रियाकलाप था उसको कंप्लीट कर लिया है। जीके के टर्म में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा भारत का एक राज्य है गुजरात। अगर आपसे कंपटीशन में एक सवाल पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो आप उत्तर देंगे गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात। पॉइंट नंबर 1, लंबी तटरेखा। पॉइंट नंबर 2, लोथल बंदरगाह। पॉइंट नंबर 3, कांडला बंदरगाह, और इसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय। हमारे उत्तर प्रदेश से अभी तक कितने प्रधानमंत्री रहे? उत्तर प्रदेश से पंडित जवाहरलाल नेहरू 1, लाल बहादुर शास्त्री 2, इंदिरा गांधी 3, राजीव गांधी 4, बीपी सिंह 5, चंद्रशेखर सिंह 6, चौधरी चरण सिंह 7, अटल बिहारी वाजपेयी 8। 8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से चुने गए, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए अपने यूपी के लिए। इतनी ईमानदारी अच्छी नहीं है जिंदगी में। आपको करना चाहिए था, बहुत कुछ करना चाहिए था इस उत्तर प्रदेश के लिए। अगर आज हमारे यूपी में भी 4-5-10 हज़ार फैक्ट्रियां होती तो आज हमें अहमदाबाद और सूरत के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। आज अगर हम मजबूर हैं यूपी और बिहार वाले, तो हमारे पीछे के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किए गए कर्मों का नतीजा है जो आज हमें भोगना पड़ रहा है। आज एक बहुत बड़ी आबादी और यूपी और बिहार की गुजरात जाने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि गुजरात एक इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया वाला इलाका है। वो एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। सूरत हीरा काटने के लिए प्रसिद्ध शहर है वो भारत का। अंकलेश्वर जहाँ से तेल निकाला जाता है, नेचुरल गैस निकाली जाती है, अंकलेश्वर गुजरात का इलाका है। जामनगर गुजरात का इलाका है। गुजरात व्यापार के मामले में आज से आगे नहीं है। गुजरात व्यापार के मामले में यहाँ से आगे है लोथल। और लोथल मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी 2500 BC पहले लोथल बंदरगाह इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ज़्यादा समृद्धशाली बंदरगाह हुआ करता था। सबसे समृद्ध था वो। इसी के साथ साथ लोथल के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा होगा एक शहर भी यहाँ पे पाया गया था, नाम था धौलावीरा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत पाया जाने वाला भारत में सबसे बड़ा शहर धौलावीरा, जो कि गुजरात में था। इसके अलावा रंगपुर, जहाँ से हमको चावल के साक्ष्य मिले थे, वो भी गुजरात में था। इसके अलावा कांडला बंदरगाह को देखिए, वहाँ की सरकार को देखिए, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिमाग तो देखिए 1 मिनट के लिए। और एक बात और जानते हैं आप, गुजराती आदमी का एक डायलॉग है, गुजराती आदमी बिजनेस के लिए अपनी बीवी को भी छोड़ सकता है। उसका एक ज्वलंत उदाहरण है आपके सामने। वो अपने धंधे से ज़्यादा किसी को प्यार नहीं करता। हर्षद मेहता स्कैम सुना है आपने? हर्षद मेहता शेयर मार्केट का बादशाह, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। ये जो खून में बिजनेस आया है, या ऐसे ही नहीं आया है।
इसके पीछे बहुत बड़ा एक टॉपिक है, वही टॉपिक यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये आज से नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से इनका दिमाग वहीं पे। और आगे बढ़ते हैं। अब जब आप 16वीं सदी में पहुंचते हैं, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, डेनिश आए, अंग्रेज आए। कौन आए? अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? गुजरात। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? सूरत में। यहीं से असली कहानी शुरू होती है गुजरात की, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता तो समाप्त हो चुकी थी, लेकिन दोबारा से गुजरात ने अपना दिमाग कहाँ से फिर से इस्तेमाल करना शुरू किया। समुद्री तट रेखा सबसे लंबी होने की वजह से इनके पास कम से कम 2500 के आसपास पोर्ट होंगे। और जहाँ कांडला है वहाँ तो पानी ही नहीं है बहुत सारे इलाकों में। और पता है इन्होंने कांडला को मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड जोन घोषित कर रखा है, यानी वहां पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो सोचिए कि ऑफर किस तरीके से दिया जाता है बिजनेस करने के लिए। टैक्स नहीं लिया जाएगा। टैक्स जब नहीं लिया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टर के रूप में आने की कोशिश करेंगे, और आ ही रहे हैं। अब देखिए असली कहानी। आदरणीय रतन टाटा का इलाका गुजरात, धीरूभाई अंबानी का इलाका गुजरात, उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गुजरात। दिलीप सांघवी सन फार्मा कंपनी के इलाका उनका गुजरात। गौतम अडानी इलाका उनका गुजरात। नीरव मोदी इलाका उनका गुजरात। भाग गए, 12,000 करोड़ का चूना लगा के भागा है भाई साहब। उत्तर प्रदेश के किसान का केसीसी बैंक वाले अगर बना देना तो बहुत बड़ी बात है। नीरव मोदी 12,000 करोड़ फरार, भगोड़ा। अब सुनिए असली कहानी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापारिक क्षेत्र यहीं बनाया और व्यापार यहीं से शुरू किया। गुजरातियों के खून में उन्होंने बिजनेस घुसेड़ दिया। यहां तक कि बिजनेस के लिए कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। ये अग्निपथ स्कीम तो आम बात है, कुछ भी संभव है। आज भारत की ऊंचाइयां गिनाई जाती हैं। अरे बरकतुल्लाह देश के पहले प्रधानमंत्री थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह देश के पहले राष्ट्रपति थे। इतिहास उठा के खोलिएगा। और इलाका था अफगानिस्तान, और वहां पे उन्होंने पूर्व भारत की पहली सरकार गठित की थी। आपको बेचना आता है, आप हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, सब बेच दीजिए। आप यही मैं कहना चाहता हूं। हमारे यहां से 8 प्रधानमंत्री चुने गए, कुछ खास नहीं कर पाए अपने इलाकों के लिए। लेकिन आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी का थोड़ा सा क्रियाकलाप देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जिंदा रहते हुए आदमी अपना नाम नहीं रख लेता, लेकिन अच्छी बात है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा बनाया पूरे विश्व का, तो ले जाके गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल जो कि देश के पहले गृह मंत्री थे कांग्रेस से, किसी बीजेपी के मेंबर को बुरा नहीं लगा कि ये कांग्रेसी थे, इनकी काय मूर्ति बना रहे हो। वो कांग्रेसी थे इस बात का घमंड नहीं है, घमंड इस बात का है उन लोगों को कि वो गुजराती थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर हाइट है। राम बी सुतार ने उसकी डिजाइन बनाई थी। लासन टर्बो एलएनटी कंपनी ने उसको बनाया है। नर्मदा जिला केवटिया गांव, वहां पे वो स्थित है।
टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेक्टर खड़ा कर दिया इसी के सहारे, अच्छी बात है। रेलवे यूनिवर्सिटी खोली गई बड़ोदरा में, बड़ोदरा गुजरात में। कपास और मूंगफली और भी फसलें हैं, उनका तो समर्थन मूल्य नहीं बढ़ गया, लेकिन गुजरात की धरती पे जो फसलें होती हैं उनका समर्थन मूल्य जरा आप खोल के डाटा देख लीजिएगा कि कीमतों में कितना उछाल आया है। ऐसा होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री। पहले घर का विकास तो करिए, देश का विकास हो या विनाश वो बाद की बात है, लेकिन जब आप कल को अपने घर पहुंचेंगे तो घर वाले पूछेंगे ना कि घर के लिए क्या किया। समझिए आप दो जगह से चुनाव लड़ते हैं, वार्ड नगर से और वाराणसी से, और आप दोनों जगह जीत जाते हैं, लेकिन आप वाराणसी को ही चुनते हैं। क्यों? कि उत्तर प्रदेश का आदमी भावनात्मक रूप से धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है और कब तक राम के नाम का डंका बजेगा। लेकिन आप जानते हैं कि जब तक मंदिर नहीं खड़ा हुआ है तब तक डंका बजेगा। तो बढ़िया है महोदय, डंका बजाते रहिए, कभी ना कभी तो यूपी वालों की भी आंखें खुलेंगी। राजस्थान वालों की खुल गई थी, हरियाणा वालों की खुलनी बाकी हैं, बिहार वाले आधा खोलते हैं आधा बंद कर लेते हैं। बाकी आपकी तुरंगा और बिल्ला की टीम है, बीच में उत्तर प्रदेश का एक आदमी रक्षा मंत्री बन के डैमेज कंट्रोल कर लेता है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये कब तक चलेगा? यही बात सब पूछ रहे हैं, कब तक चलेगा ये ढोंग कब तक चलेगा? और इसी बात पे हमें जो पेपर रुका हुआ है, बड़ी उम्मीद थी आपसे, आपने तो उस उम्मीदों को पूरा किया नहीं, लेकिन आपके लिए एक पंक्ति, आपकी सरकार पे एक पंक्ति, माना कि मुकाबला नहीं है छल का तुम्हारे। माना कि मुकाबला नहीं है छल का तुम्हारे, पर अभी उसके न्याय का हिसाब भी बाकी है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, अगर वास्तव में न्यायपालिका की ताकत है तो उस ताकत का हम सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि फैसला हमारे हक में होगा। फिलहाल आज की ये जीके क्लास रही और ये पीछे से कुछ कॉन्सेप्ट रहे। रंगा और बिल्ला इस समय बहुत तेज़ी के साथ अपना प्लेटफॉर्म पसार रहे हैं, लेकिन जो उठता है वो नीचे भी आता है। राणा साहब की एक पंक्ति याद आई, वो फिर से हम कभी फरमा देंगे, लेकिन मैं सभी अभ्यर्थियों से कहूँगा पढ़ाई अपनी जारी रखिए, उम्मीदें बनाए रखिए। एक जीत से कोई हिटलर और एक हार से कोई फकीर नहीं हो जाता, समझ रहे हैं? तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जय हिंद।